नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज है 29 मई और दिन है बृहस्पतिवार का। तो आपके सामने प्रमुख करंट अपडेट्स लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो आज देखते हैं पहली न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़, राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी में योग्य लोगों को मिला पद्म पुरस्कार। तो देखिए, इस पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले कर दी जाती है और उसके बाद ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। देखिए, जो पुरस्कार था करीब 71 लोगों को अप्रैल मंथ में दिया गया और बचे हुए कुछ 68 लोगों को अभी दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें जो मेनली आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है पद्म विभूषण किन लोगों को मिला है और एक पद्म भूषण, ये अभी इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, जो इनका क्रम होता है पद्म पुरस्कारों का, वो है आपका सबसे पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ये क्रम है, ठीक है। इसके अलावा ये भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। इसके अलावा अगर भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पूछा जाए तो वो है भारत रत्न, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हम देखेंगे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। देखिए, ये 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिए, 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ इनकी उपलब्धियां कुछ और भी हैं, इनसे आगे बढ़ करके हैं। जैसे कि इन्होंने ट्रिपल तलाक का फैसला सुनाया था, फिर इन्होंने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया, और इसके अलावा जो केरल में लव जिहाद का मुद्दा आया था तो उसकी जांच NIA को सौंपी गई थी, वो इन्हीं के द्वारा ये फैसले दिए गए थे, ठीक है। दूसरा देखिए, कथक नृत्यांगना कुमुदनी रजनीकांत लखिया और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, इन दोनों को मृत्योपरांत ये पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। इन दोनों को मृत्योपरांत ये पुरस्कार मिला है और ये बिहार की हैं शारदा सिन्हा, और इनके पुत्र ने आकर के ये पुरस्कार ग्रहण किया, जबकि कुमुदनी रजनीकांत लखिया के पौत्र ने आकर के ये पुरस्कार ग्रहण किया। इसके अलावा पद्म भूषण में अगर देखिए तो साध्वी रीतांभरा को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार मिला। इसके अलावा एक इन्होंने महिला संगठन दुर्गा वाहिनी का गठन करीब 1990 के दशक में किया था। इसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से कार्य किया था, उनके कल्याण के लिए कार्य किया था, जिसकी वजह से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान देश में ही बनेंगे। अभी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य टेंशन क्रिएट हुए थे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे कदम उठाना देश के हित में ही होगा। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी घोषणा की है। पहली बार इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA के एग्जीक्यूशन मॉडल को बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो इसमें जो विशेषताएं हैं, एक तो राडार से बचने की कोशिश है, फिर सुपरसोनिक क्रूजिंग है, एडवांस्ड एरोनॉटिक्स से सुशोभित है ये विमान। इसके अलावा देखिए, हमसे आगे दुनिया में कई लोग 5वीं पीढ़ी के विमान बना चुके हैं, जैसे कि आप देखिए अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना, ठीक है। चाइना तो ये बताया जाए तो 6ठी पीढ़ी के विमान बनाने के परीक्षण में चल रहा है। तो देखिए, अमेरिका की अगर देखा जाए, USA का देखा जाए, तो आप नाम देख लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो है चैप्टर, ठीक है, और F-35, ठीक है। और अगर हम रसिया का देखें विमान, तो रसिया का है सुखोई SU-57, ठीक है, SU-57। इसके अलावा अगर हम चीन की देखें, चाइना का देखें, तो चीन का है चेंगदू J-20, ठीक है, चेंगदू J-20। तो ये विमान है और ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए कुछ फैक्ट्स के तौर पे। देखिए, तामेश्वर कॉरिडोर की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में की गई है। संत कबीर नगर में तामेश्वर कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। भारत में राज्यवार
गिग वर्कर्स की अनुमानित संख्या 2020-21 के अनुसार कौन से राज्य हैं? तो आपको ये क्रॉनिकल ऑर्डर में ये राज्य दिए गए हैं, यानी कि जो महाराष्ट्र है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है, कर्नाटक थर्ड पोजीशन पर और तमिलनाडु फोर्थ पोजीशन पर है। आपको ये चारों राज्य याद रखने हैं। देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि गिग वर्कर्स क्या होता है, तो गिग वर्कर्स देखिए अस्थायी तौर पर काम करते हैं और ये पैसा लेकर के कार्य करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी के काम कर्मचारी के रूप में गिने नहीं जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि अभी एक निजी संगठन है उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि इनके एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जैसे जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, ओला, उबर, ये सारे जो कैब ड्राइवर्स होते थे, ये सारे ही गिग वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। मेनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत काम करने वाले लोग ही गिग वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने में उदाहरण दे करके मैंने बता दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर सबसे अधिक बार पहुंचने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो है नेपाली शेरमा कौमी रीता, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार जीन में बदलाव कर भेड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कहाँ पर कराया गया है? तो ये है शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके अलावा देखिए 2012 में ठीक है, डॉक्टर शाह के नेतृत्व में कराया गया था बकरी का जन्म। ठीक है, जिसका नाम था नूरी। ठीक है, उसका नाम नूरी था, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, साउथ कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता है? ठीक है ना, तो 10,000 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय, जिनका नाम है गुलबीर सिंह। ये नाम याद रखिएगा। और ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पर हो रही है? तो साउथ कोरिया में। आपको ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, इतने फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, हालांकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी याद रखिए आप। देखिए, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? तो जिनेवा में हुई, और ये 78वीं बैठक थी, इसको आपको याद रखना है, जिसमें भारत की जीत हुई। किस आधार पे? तो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति को अपनाया गया। भारत ने ये चीज़ें सुझाई कि हमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पे जाना चाहिए। ठीक है, नेचुरल मेथड पे जाना चाहिए, जैसे कि आप देखिए योग हो गया, सिद्ध हो गया, और होम्योपैथ, आयुर्वेद, तो ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कहलाती हैं। और ये जो ईयर है 2025 से 34 तक इसको मनाया जाएगा, इस रणनीति को अपनाया जाएगा। तो आपको ये ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोबारा से इसको आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, देवी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ज्ञानवीरों देवी योजना दिल्ली के द्वारा शुरू की गई, और ये इलेक्ट्रिक वाहन पहल है। ये कनेक्टिविटी में सुधार करेगा दिल्ली में। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेज हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आ जाइए, दुनिया के शीर्ष 12 प्रौद्योगिकी केंद्रों में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ? तो ज्ञानवीरों, आपको याद रखने की आवश्यकता है आईटी हब बेंगलुरु। ठीक है, दुनिया के केंद्रों में आईटी हब बेंगलुरु को शामिल किया गया है। इसके अलावा विश्व के कुछ अन्य शहर भी हैं, जिसमें बीजिंग है, बोस्टन है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, शंघाई, सिंगापुर और टोक्यो। तो ये कुछ शहर हैं विश्व के, जिसमें टॉप 12 में अगर देखा जाए तो बेंगलोर शामिल हो चुका है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं, कल फिर नए अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।